वाकई यकीन तो नहीं होता है कि जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने मंच पर बाबा नागार्जुन कविता पढ़ते हैं कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुकझुक फूल चढ़ाते हैं, और नेहरू अपनी ऐसी निष्ठुर आलोचना चुपचाप सह जाते हैं। मगर वही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारिका प्रसाद मिश्रा की कहानी के इस दूसरे भाग में इतने खुर्राट और खूंखार नजर आते हैं कि दुश्मनी में बदला लेने के लिए उस हद तक चले जाते हैं कि इस कहानी का अंत एक मुख्यमंत्री की तड़प तड़प के हुई मौत से होता है। यकीन नहीं होता है कि नेहरू दुश्मनी में इतने खूंखार भी हो सकते हैं, मगर सच तो सच होता है, और सच बताती है द्वारिका प्रसाद मिश्रा की कहानी की ये दूसरी कड़ी। मगर इस दूसरी कड़ी को आसानी से समझने के लिए हम जरा पहली कड़ी की कुछ झलकियां आपको समझा देते हैं संक्षिप्त रूप से, ताकि दूसरी कड़ी को समझने में आपको सहजता हो सके। तो देखिए, द्वारिका प्रसाद मिश्रा की कहानी का भाग 1 हम अभी 2 दिन पहले आपके सामने लेकर आए थे, जहां हमने बताया था कि कैसे उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्म लिया हुआ एक पत्रकार मध्य प्रदेश कांग्रेस का बड़ा नेता बनता है, पटेल गुट का बड़ा नेता बनता है। उसकी कई विषयों पर नेहरू के साथ खुली मतभिन्नता होती है, और इस नेहरू के साथ खुली मतभिन्नता का खामियाजा उसे अपनी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाकर चुकाना पड़ता है, और जिसके बाद अंततः 8 अगस्त 1951 के रोज नेहरू की तिब्बत नीति के विरोध स्वरूप डीपी मिश्रा ने मध्य प्रदेश के सदन के पटल पर अपने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। यहां पर समाप्त हुआ था हमारा पहला सत्र, और इसी मोड़ से शुरू होती है डीपी मिश्रा की कहानी की ये दूसरी कड़ी, जहां हम देखेंगे कि जब नेहरू अपनी दुश्मनी निभाने पर आते थे तो किस हद तक जा सकते थे। क्योंकि जब बरस 1951 में डीपी ने इस्तीफा दिया, तब उसके बाद डीपी भी नेहरू विरोध की किसी अन्य सियासी बिरादरी की ओर देख रहे थे, जहां जाकर वो नेहरू विरोध का परचम भी बुलंद कर सकें और अपना सियासी सफरनामा भी आगे जारी रख सकें। और डीपी की ये तलाश जाकर पूरी होती है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के दर पे। डीपी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होते हैं और बरस 1954 में होने वाला मध्य प्रदेश उपचुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। खबर दिल्ली में बैठे नेहरू तक जाती है तो नेहरू मन में संकल्प कर लेते हैं कि किसी भी कीमत पर डीपी को यह उपचुनाव जीतने नहीं देना है। इसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस को तमाम हिदायतें दी गई, तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए। खुद ही सुरेंद्र नाथ झा को बतौर उम्मीदवार डीपी के सामने उतारा गया, मगर फिर भी नेहरू को अंदेशा था कि कहीं डीपी के यार रविशंकर शुक्ला मध्य प्रदेश में रहते हुए डीपी की मदद ना करें। सिर्फ और सिर्फ इसी शक और सुबह में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रविशंकर शुक्ला यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी यह हिदायत दे दी कि आप भी डीपी के चुनाव क्षेत्र से दूर रहेंगे। डीपी को चुनाव कैसे हराना है ये मैं देखूंगा। और इसके बाद कांग्रेस आला कमान की ओर से दिल्ली से तारकेश्वरी सिन्हा को बतौर चुनावी पर्यवेक्षक डीपी की उस एक चुनावी सीट पर भेजा जाता है, जहां तारकेश्वरी सिन्हा जाके डीपी के खिलाफ तमाम बेड़ेबंदी करती हैं, और जिसका अंततः नतीजा यही निकलता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस समिति के चाहने के बावजूद, रविशंकर शुक्ला के चाहने के बावजूद डीपी वो विधानसभा का उपचुनाव हार जाते हैं। और ये डीपी की सियासत के लिए सबसे बड़ा धक्का था, क्योंकि द्वारिका प्रसाद मिश्रा अगर अपनी विधायकी ना बचा पाए तो फिर उन्हें कौन सी पार्टी अपने भीतर शामिल करेगी। ये सवालिया निशान तो अब सभी के जहन में लग चुका था, और यही वजह थी कि डीपी 1954 के बाद दर दर भटके, हर सियासी बिरादरी की चौखट पर गए, मगर कहीं से उम्मीद का एक आसरा भी न मिला। आहिस्ता आहिस्ता द्वारिका प्रसाद मिश्रा मध्य प्रदेश की सियासत में नेपथ्य में जाते हुए नजर आने लगे। वो डीपी जिसके बगैर मध्य प्रदेश की सियासत में कभी पत्ता नहीं डोलता था, अब वो यूं ही किसी आम आदमी की तरह बाजारों में निकला करता था। उससे सलाम दुआ करने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे अगर डीपी से सलाम दुआ की तो फिर कांग्रेस से सलाम नमस्ते हो जाएगा। क्योंकि नेहरू ने मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के भीतर ऐसा माहौल बना दिया था कि अगर आप डीपी के साथ हैं तो मतलब मेरे खिलाफ हैं, और नेहरू के खिलाफ रहकर उस दौर में कांग्रेस के वातावरण में कोई रह नहीं सकता था। मगर औरों का तो सोचा जा सकता है,
मगर एक दोस्त अपने दोस्त को इस कदर मुसीबत में नहीं देख सकता है। और यही वजह थी कि नेहरू की तमाम हिदायतों के बावजूद मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला पर्दे के पीछे से डीपी मिश्रा की हर संभव मदद करने की कोशिश करते थे। और जब हालात इस नाजुक मोड़ तक जा पहुंचे कि रविशंकर शुक्ला डीपी की कोई सियासी मदद नहीं कर सकते थे, तब रविशंकर शुक्ला ने डीपी की मदद करने का एक और पैंतरा आजमाया। और आपको यकीन नहीं होगा, उस दौर में जब नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ऐसा माहौल बना दिया था कि कोई डीपी के साथ खड़ा ना हो, उस दौर में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला पर्दे के पीछे से डीपी को सागर विश्वविद्यालय के कुलपति का चुनाव लड़वाते हैं। मगर फिर भी नेहरू खामोश थे, इंतजार कर रहे थे कि आखिर होता क्या है, रविशंकर क्या करने वाले हैं। क्योंकि इतना तो किसी को नहीं इल्हाम था कि रविशंकर डीपी को कुलपति बनाने के लिए इस हद तक चले जाएंगे कि जब चुनाव में डीपी मिश्रा के सामने खड़े सागर विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर जीत दर्ज कर लेते हैं, डीपी व कुलपति का चुनाव हार जाते हैं, उसके बावजूद रविशंकर शुक्ला तकनीकी आधार पर सागर विश्वविद्यालय के उस इतिहास के प्रोफेसर का चुनाव रद्द करवा देते हैं, दोबारा चुनाव का ऐलान करवाते हैं और अपने कुलाधिपति होने के अधिकार स्वरूप खुद सागर विश्वविद्यालय में जाकर डेरा डाल देते हैं। मुख्यमंत्री एक विश्वविद्यालय के कुलपति का चुनाव जिताने को लेकर इतना गंभीर शायद ही हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नजर आया होगा। मगर रविशंकर शुक्ला अपने दोस्त की मदद करने के लिए हर हद पार करने को तैयार थे। और जाहिर सी बात है, जब मुख्यमंत्री खुद विश्वविद्यालय में डेरा डाल के बैठ जाएगा तो चुनाव तो वही जीतेगा जिसे मुखिया चाहे। तो अंततः डीपी सागर विश्वविद्यालय के कुलपति का वो चुनाव जीत जाते हैं, सागर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बन जाते हैं। और जब यह खबर रविशंकर शुक्ला की यह हरकत नेहरू को पता चलती है तो नेहरू रविशंकर शुक्ला को हिदायत देता हुआ खुला पत्र लिखते हैं, कोटेड लाइन लिख के कहते हैं कि कृपया कर मध्य प्रदेश के सभी पदों पर कान्य कुब्ज ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ाना बंद करें, अपना मित्र धर्म किनारे रखें और राजधर्म ऊपर रखें। मगर शायद रविशंकर शुक्ला के जहन पे तब यारी इतनी हावी हो चुकी थी कि वो नेहरू की कोई हिदायत सुनने को तैयार ही नहीं थे। क्योंकि वक्त तो यही बताता है कि रविशंकर शुक्ला के जहन पर नेहरू की इन हिदायतों का रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था। क्योंकि तभी तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू रविशंकर शुक्ला को डीपी मिश्रा से दूर रहने की हिदायत इतने बरस से दिए चले जा रहे थे, वही रविशंकर शुक्ला उन्हीं डीपी मिश्रा का नाम 1957 के मध्य प्रदेश के दूसरे विधानसभा चुनाव में संभावित प्रत्याशियों की सूची में डाल देते हैं। माने रविशंकर शुक्ला के जहन में उन दिनों सिर्फ और सिर्फ डीपी ही डीपी चल रहे थे। क्योंकि अगर नेहरू जरा सा भी चल रहे होते तो उन्हें इतना तो इल्हाम होता कि जो नेहरू डीपी का नाम तलक सुनना नहीं चाहते हैं, वो नेहरू डीपी का नाम लिए हुए संभावित विधायकों की सूची पर हस्ताक्षर कर कैसे सकते हैं। मगर शुक्ला ने ना आगे सोचा, ना पीछे सोचा, ना दाएं देखा, ना बाएं देखा, सिर्फ और सिर्फ अपने यार को देखा। और अपनी यारी निभाने के इसी सिलसिले में हद तो तब पार कर दी जब द्वारिका प्रसाद मिश्रा का नाम लिए हुए संभावित प्रत्याशियों की उस सूची पर हस्ताक्षर लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला नेहरू से मिलने दिल्ली पहुंच गए। वहां जब नेहरू ने वो सूची देखी तो नेहरू का माथा ठनका और नेहरू ने तत्काल तो रविशंकर शुक्ला से कहा कि फिलहाल आप अपने आवास पर जाइए, सूचना आप तलक पहुंच जाएगी, तब तलक इंतजार करें। मगर ये इंतजार रविशंकर शुक्ला को करना था, नेहरू को नहीं। क्योंकि नेहरू द्वारिका प्रसाद मिश्रा के नाम लिए हुए उस सूची को देखते ही मन बना चुके थे कि अब बस बहुत हुआ। अब यह नहीं चलने वाला है कि भोपाल के भीतर बैठकर मध्य प्रदेश की धरती पर रविशंकर शुक्ला नेहरू के दुश्मन को शय पे शय देते चले जाएं और नेहरू मध्य प्रदेश के मुखिया की कमान अभी भी उसी के हाथों में रखें। नेहरू ने तत्काल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की रवानगी की तैयारी कर दी। और जब रविशंकर शुक्ला के दर पे सूचना पहुंची तो वो सूचना संभावित विधायकों की सूची पर नेहरू के हस्ताक्षर की नहीं थी, बल्कि नेहरू के हस्ताक्षर लिए हुए उस प्रपत्र की थी जिस पर लिखा था कि अब वल्लभ भवन का दरवाजा बंद कर राजभवन की राह पकड़ लें और राज्यपाल बन अपना वानप्रस्थ भोगें। सक्रिय सियासत के दिन चुक गए आपके।
अब जाहिर सी बात है, रविशंकर शुक्ला ने तो यह ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो संभावित विधायकों की सूची पर हस्ताक्षर कराने जाएंगे और अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा कराएंगे। अब इस खबर के बाद लगा झटका था या कोई अन्य वजूहात, मगर रविशंकर शुक्ला के घर जिस शाम उनकी मुख्यमंत्री की रवानगी का यह खत पहुंचा था, उसी रात रविशंकर शुक्ला को हृदयाघात हो गया और रविशंकर शुक्ला की दिल्ली में ही मौत हो गई। दिल्ली गए रविशंकर शुक्ला, वापस मध्य प्रदेश लौटकर आए ही नहीं, आई तो उनकी लाश। और वाकई जब मध्य प्रदेश की धरती पर मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला की शव यात्रा निकल रही थी, तो वो महज रविशंकर शुक्ला की शव यात्रा नहीं थी, वो डीपी की उम्मीदों का जनाजा था, जिसके बाद अब डीपी के लिए इस सियासत में संभावनाओं का हर आसरा छिन चुका था। क्योंकि अब डीपी को हर वक्त शय देने वाला, उनका ख्याल रखने वाला, उनके लिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मुखालफत सहने वाला उनका यार तो इस दुनिया से जा चुका था। अब कौन देगा डीपी को सहारा, कौन संवारेगा डीपी का सियासी मुस्तकबिल नेहरू के खिलाफ खड़े होके? ये न डीपी को इल्हाम था, न उस दौर में सियासत के किसी किरदार को